बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले को मरतबा पाक पढ़ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशन अकेडमी चैनल। लॉ गेट के तमाम स्टूडेंट, एलएलबी के तमाम स्टूडेंट और यंग लॉयर जिन्होंने अभी नई प्रैक्टिस शुरू की है, वो अगर चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त हमसे तैयारी करें, लॉ गेट के स्टूडेंट बेरेट की एक लाइन का उर्दू तर्जमा और एलएलबी के स्टूडेंट अपनी पहले साल की किताब से लेकर आखिरी साल तक की तमाम किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि जो हम किताबें अब लिख रहे हैं 5 साल एलएलबी के लिए, वो किताबें आप हमारे इस लेक्चर को देखेंगे और उस किताब को खोलकर पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपको बिल्कुल मुफ्त आपकी एक ट्यूशन हो जाएगी, समझो होम ट्यूशन आपकी होगी, ऑनलाइन ट्यूशन होगी, आपको उसके अंदर बहुत सा मवाद मिलेगा। और उसके अलावा वो यंग लॉयर जो ये चाहते हैं कि अपने मुकदमे के पहले दिन से लेकर आखिरी मराहिल तक जो मुकदमा कैसे लड़ा जाता है, वो तमाम पॉइंट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल लॉ एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। और आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें लिंक होगा, वहां से ना सिर्फ आप उसका पीडीएफ प्रिंट बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन टेस्ट की सहूलत दी है जो आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री दे सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सीपीसी का ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि ऑर्डर 9 सीपीसी का किसके मुताबिक है। आपके लिए अपीयरेंस ऑफ पार्टी के पार्टियां अदालत में कब हाजिर कैसे होंगी, एंड कॉन्सिक्वेंसेस और क्या नताइज होंगे ऑफ नॉन अपीयरेंस अगर वो ना आई तो देखिए इसके शुरू के अंदर क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है कि पहले अपीयरेंस ऑफ पार्टी। आपसे लॉ गेट में आपसे गलत स्टेटमेंट बना के कहेगा कि ये सिर्फ प्लेंटिफ की अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के मुताबिक बात करता है, या ये सिर्फ डिफेंडेंट की अपीयरेंस या नॉन अपीयरेंस की बात करता है। आपके लिए गलत, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की अपीयरेंस और दोनों के नॉन अपीयरेंस की बात करता है। अब हम इसका रूल 1 पढ़ते हैं। मैं इन लेक्चरों के स्टार्ट में ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आपको जो एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई देगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मकानों की तामीर हो रही है, दिन रात जो है शिफ्टें तब्दील होती हैं, ये दिन रात काम चल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉइस सुनाई दे तो उसके लिए हम सॉरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस मामले में पड़ गए तो ये तो पता नहीं 3 महीने काम चले, 4 महीने काम चले, तो फिर हम तो लेक्चर दे ही नहीं सकते इस तरीके से। अब मैं रात को कितनी देर से रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं इसी वजह से ताकि शोर कुछ कम हो, तो ये एक्स्ट्रा जो नॉइसेस होंगे उसके लिए हम माजरत खा हैं जब तक मकान तामीर हो रहे हैं। रूल 1, पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड। पार्टी को आना होगा जो डे फिक्स हो इन समन के अंदर। फॉर डिफेंडेंट के लिए टू अपीयर एंड आंसर के वो आए और जवाब दे ऑन द डे फिक्स, जो डे फिक्स किया गया है इन दी समन में। फॉर द डिफेंडेंट के लिए टू अपीयर के वो आए एंड आंसर जवाब दे। दी पार्टी शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट। पार्टियां जो है अपनी हाजिरी लगवाएंगी एट द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट के अंदर आकर, इन पर्सन या तो अपने जिस्म के साथ, आर बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेडर या अपने वकील के जरिए से, यानी इसको कहते हैं असलतन या वकालतन, या तो खुद आए या अपने वकील को भेजे। एंड द सूट शैल देन बी हेयर्ड, और तब सिर्फ सूट सुना जाएगा, अनलेस जब तक द हियरिंग इज एडजॉर्न्ड, जब तक के आगे पेशी न डाल दी जाए। तो यानी जब सम्मन आपको दिया गया आपको जरूर आना पड़ेगा जब तक के अदालत खुद पेशी न डाल दे। मैं समझाता हूं भी। टू द फ्यूचर डे, आने वाले मुस्तकबिल के किसी दिन में, फिक्स्ड बाय द कोर्ट के जरिए से। देखो रूल 1 में पहली क्या बात आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि रूल 1 जो है ये किसके मुताबिक है। आप कहेंगे ये किसके मुताबिक है, ये डिफेंडेंट के मुताबिक है। उसमें ये कहेगा कि डिफेंडेंट क्या बाय पर्सन आ सकता है या वो अपने प्लेडर को भी भेज सकता है। आप कहेंगे पर्सन भी आ सकता है, प्लेडर को भी भेज सकता है। अब आपसे लॉ गेट में तीसरी बात पूछेगा कि अगर वो पेशी पर आ जाता है, बाय पर्सन आए या बाय प्लेडर आए, तो कोर्ट ने जो सम्मन भेजा था कि आज आपकी हेयरिंग है, तो क्या कोर्ट बाउंड होकर बैठ गई
कि उसी दिन हियरिंग करेगी या आगे एडजॉर्न कर सकती है, आगे पेशी दे सकती है, आगे कोर्ट एडजॉर्न कर सकती है कि ठीक है कोई लीगल कोई वजूहात है तो वो एडजॉर्न कर सकती है, बाउंड तो नहीं करे। उसको बुलवाया है तो वो कोर्ट मजबूर होकर बैठ गई कि अब उसकी बात ही सुनेगी, ऐसा नहीं। रूल 2, डिसमिसल ऑफ सूट। रूल 2, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन नॉट सर्व्ड। आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा अगर समन ना पहुंचा इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेंटिफ फेलियर, मुद्दई के प्लेंटिफ की नाकामी की वजह से टू पे कॉस्ट के उसने खर्चा नहीं जमा कराया था। रूल 2 में यह कहा गया कि अगर प्लेंटिफ मुद्दई ने अगर पैसे जमा नहीं करवाए समन के और समन ना पहुंचा तो मुद्दई का मुकदमा खारिज हो जाएगा। वेयर ऑन द डे सो फिक्स्ड, वो दिन जो फिक्स किया गया है, इट इज फाउंड दैट द समन हैज नॉट बीन सर्व्ड, अगर यह पाया गया कि समन नहीं पहुंचा अपॉन द डिफेंडेंट तक इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, किस वजह से कि नाकाम हो गया था ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस जमा कराने में, आर पोस्टल चार्जेस या डाक खाने के चार्जेस भेजने में, इफ एनी चार्जेबल, अगर उसके ऊपर वो चार्जेबल थे, फॉर सच सर्विस, उस सम्मन को पहुंचाने के जो डाक का खर्चा था। दी कोर्ट मेक एन ऑर्डर, कोर्ट एक ऑर्डर जारी कर सकता है दैट द सूट बी डिसमिस, के जो मुकदमा है वो डिसमिस कर दिया जाए। अब यहां पे लफ्ज है मे मेक एन ऑर्डर, आपसे लागत में कहेगा शेल मेक एन ऑर्डर, गलत। कोर्ट की सवाबदीद पे है, चाहे तो ना खारिज करे, ठीक है। तो क्या अगर तो दूसरे रूल में यह कहा गया कि अगर तो उस शख्स ने के जिम्मे कोई पैसे थे, कोर्ट फीस थी, तो उसने कोर्ट फीस जमा करवानी है। अगर कोर्ट फीस नहीं थी तो उसने कोई जो सम्मन के साथ जो खर्चा होता है, यानी मैंने अगर कोई दावा दायर किया किसी के ऊपर तो मुझे साथ सम्मन का खर्चा भरना पड़ता है कि जो मुद्दा अलह पे डिफेंडेंट के पास या उसके विटनेस के पास जो सम्मन वगैरह जाएंगे उसका डाक का खर्चा मुझे ही भरना होता है। अगर मैंने नहीं भरा तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट अगर चाहे तो, मे का लफ्ज चाहे तो मुकदमे को खारिज कर सकती है। इसी रूल 2 की कहते प्रोविजन दी, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। रूल 2 में ही प्रोविजन दी, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, ऑल्दो, अगर चाहे द सम्मन हैज नॉट बीन सर्व्ड, कि सम्मन बेशक ना पहुंचा हो अपॉन द डिफेंडेंट पर, इफ ऑन द डे फिक्स, जो दिन फिक्स था, फॉर हिम, उसके लिए, टू अपीयर, कि वो आए एंड आंसर जवाब दे, ही अटेंड्स इन पर्सन, और वो शख्स आ जाता है, आर बाय एजेंट, या अपने किसी एजेंट को भेज देता है, व्हेन ही इज अलाउड, जब उस एजेंट को इजाजत दी गई हो, टू अपीयर बाय द एजेंट, कि वो एजेंट को भेज सके। बड़ी कीमती बात प्रोविजन में की गई। लॉ में आपसे पूछेगा प्लेंटिफ ने सम्मन का खर्चा नहीं भरा और जो दिन फिक्स था उस दिन के ऊपर डिफेंडेंट ने जो आना था उसने खर्चा नहीं भरा। बड़ी कीमती बात लॉ में आपसे कहेगा कि डिफेंडेंट ने जिस दिन आना था उस दिन के सम्मन का खर्चा प्लेंटिफ ने नहीं भरा अदालत में, मगर डिफेंडेंट बाय चांस खुद आ गया या उसको किसी और ने बता दे भाई तुम्हारी पेशी है, इस दिन पहुंच जाओ, वो खुद आ गया, अपना एजेंट भेज दिया कि अब मुकदमा खारिज हो जाएगा क्योंकि उसने तो सम्मन के पैसे नहीं भरे थे। आप कहेंगे नहीं, अब खारिज नहीं होगा। क्यों? असल बात तो ये थी ना कि हाँ डिफेंडेंट आ जाए, वो डिफेंडेंट बाय चांस खुद आ गया या किसी और के जरिए उसको पता चल गया, तो अब मुकदमा प्लेंटिफ का खारिज नहीं होगा। रूल 3, वे नेदर पार्टी अपीयर, जब दोनों ही पार्टियां ना आए। तीसरा रूल कहता है कि दोनों पार्टियां आए। देखो रूल 1 में क्या कहा गया कि डिफेंडेंट ना आए, किसकी वजह से? प्लेंटिफ की वजह से, ठीक है। और रूल 2 में क्या कहा गया कि सम्मन वगैरह सर्व ना हो। रूल 3 में क्या कहा गया? वे नेदर पार्टी अपीयर, दोनों ही ना आए, सूट टू बी डिसमिस, मुकदमा खारिज हो जाएगा। वे नेदर पार्टी
अपीयर्स, अब दोनों पार्टियां नहीं आती व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, जबकि मुकदमा सुनने के लिए रख दिया गया हो। द कोर्ट में, यहां पे फिर मैं आ गया, अब लागत में देगा शेल, गलत। कोर्ट में, अगर कोर्ट चाहे तो मेक एन ऑर्डर, हुक्म दे सकती है दैट द सूट बी डिसमिस, के मुकदमा डिसमिस कर दिया जाए। तो मे के साथ है, अगर दोनों पार्टी नहीं आती तो मे के साथ मुकदमे को डिसमिस कर सकती है। 4, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट, प्लेंटिफ चाहे तो नया सूट लेके आ सकता है। अब कोर्ट में रिस्टोर सूट टू बी फाइल, या कोर्ट क्या कर सकती है, उस सूट को दोबारा, जो उसने खारिज किया था उसको दोबारा रीएडमिट कर सकती है। रूल 4 में ये कहा गया, अगर जो रूल 2 के तहत या रूल 3 के तहत मुकदमा खारिज हो गया था, अगर वो लोग कोर्ट को यकीन दिला दें कि हमारे ये लीगल वजूहात थी और कोर्ट उसको मान ले, तो क्या मुकदमे को दोबारा बहाल कर सकती है? हाँ, कर सकती है। दोबारा ये कि क्या प्लेंटिफ को कह सकती है कि आप नया कोई मुकदमा ले आए, इसी काज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट वो जमा करा सकता है? आप कहेंगे हाँ। देखो दोबारा सुने, अगर तो कोर्ट को वो यकीन दिला दे कि हमसे ये वाला मसला पड़ा था, सफिशिएंट काज बता दे, तो कोर्ट चाहे तो उनके मुकदमे को बहाल भी कर सकती है जो डिसमिस किया था। ये चाहे तो क्या कर सकती है, उसको प्लेंटिफ को कह दे कि आप फ्रेश सूट दाखिल कर दें इसी काज ऑफ एक्शन पे, यही वाले मामले के ऊपर। वेयर ए सूट इज डिसमिस, अगर सूट डिसमिस हो गया अंडर रूल 2, रूल 2 के तहत जो हमने ऊपर पढ़ा, और रूल 3 या रूल 3 के तहत जो ऊपर पढ़ा, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, मगर लिमिटेशन लॉ को सामने रखते हुए, यानी कि उसकी दावे की मियाद एक्सपायर होगी, अब नहीं, एक्सपायर ना हुआ हो, यहां पे ये शर्त दी है। ब्रिंग ए फ्रेश सूट, उसको कह सकती है कि आप नया सूट ले आए, नया मुकदमा दायर कर दें। और ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर, या वो अप्लाई कर सकता है उस ऑर्डर के लिए टू सेट द डिसमिसल असाइड, जो डिसमिस का ऑर्डर था उसको आप रद्द कर दें, खत्म कर दें। एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करते, मुतमिन कर दे दैट देयर वाज सफिशिएंट काजेस, कि ये मेरे पास माकूल वजूहात थी फॉर हिज नॉट पेइंग द कोर्ट फीस, कि मैंने इस वजह से कोर्ट फीस जमा नहीं कराई थी, एंड पोस्टल चार्ज, मैंने डाक का खर्चा जमा नहीं कराया था। इफ एनी, अगर वो मेरे जिम्मे कोई था, रिक्वायर्ड विद इन द टाइम फिक्स, जो उस मुझे फिक्स टाइम में जमा कराना था, बिफोर द कोर्ट, बिफोर द इशू ऑफ द समन, उस समन के इशू होने से पहले, आर फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, या मैं क्यों नहीं आया, रूल 3 के तहत मैं क्यों नहीं आया। एज द केस में भी, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। द कोर्ट शेल के साथ है, मेक एन ऑर्डर, जरूर ऑर्डर जारी करेगी, सेटिंग असाइड द डिसमिसल, कि जो मैंने उसका मुकदमा डिसमिस किया था, मैं उस हुक्म को रद्द करती हूं, उसके मुकदमे को बहाल कर रही हूं। एंड शेल अपॉइंट डे, और जरूर अपॉइंट करेगी डे को फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, कि उस मुकदमे को सुने। अब लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि अगर क्या नाम है, कोर्ट को वो लोग यकीन दिला दे कि हम इस वजूहात की बिना पे नहीं आए थे, या हमने कोर्ट फीस जमा नहीं कराई, या हमने पोस्टल चार्ज, डाक का खर्चा जमा नहीं कराया, और कोर्ट को मुतमिन कर दे, तो कोर्ट मे के साथ उनके मुकदमे को जो है बहाल कर देगी, या शेल के साथ, आप कहेंगे शेल के साथ बहाल करेगी, जरूर मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट को यकीन दिला दिया तो कोर्ट पर जिम्मा पड़ गया कि नहीं, अब उसके मुकदमे को जो उसने रद्द करने का हुक्म दिया था, डिसमिस करने का हुक्म दिया था, उसको बहाल कर दे। अब है हमारे पास इसका रूल 5, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ, सूट डिसमिस हो जाना जब प्लेंटिफ आफ्टर समनिंग, सम्मन के बाद, रिटर्न्ड अनसर्ड, के सम्मन ना पहुंचा, फेल नाकाम हो जाए, फॉर 3 मंथ टू अप्लाई फॉर फ्रेश सम्मन, और उसने 3 महीने के अंदर नया सम्मन जारी नहीं करवाया। आप जरा रूल समझ लें, जब प्लेंटिफ अब कोई सम्मन अदालत में देता है मुद्दालय को, डिफेंडेंट को, तो आप क्या करते हैं कि अगर मुद्दालय नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को ये बुलाने के लिए कहा कि ये उस पर सम्मन भेजो, और वो सम्मन वहां तक पहुंचा, या मुद्दा अलय ने, डिफेंडेंट ने वो सम्मन नहीं लिया, यानी सर्व नहीं हुआ सम्मन, तो अब क्या करेगा, 3 महीने के बाद प्लेंटिफ को दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अदालत के अंदर कि जज साहब आप दोबारा इसको एक फ्रेश नया सम्मन जारी करें। दोबारा देखें, जब एक प्लेंटिफ
किसी डिफेंडेंट पे सम्मन जारी करवाता है और वो सम्मन डिफेंडेंट तक नहीं पहुंचता या सर्वड नहीं होता या कोई लीगल वजूहात की बिना पर उसको सम्मन तक नहीं पहुंचाया जा सम्मन को उस तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तो 3 महीने के बाद प्लेंटिफ को दोबारा एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है अदालत में कि जैसे अब 3 महीने गुजर चुके हैं, मैंने 3 महीने पहले सम्मन जारी करवाया था, वो सम्मन नहीं पहुंचा, अब उसको नया सम्मन भेजें। तो इस रूल 5 में कहा गया कि अगर वो 3 महीने के बाद एप्लीकेशन अगर अदालत को नहीं देता नए सम्मन जारी करवाने की, तो क्या होगा, तो अदालत चाहे मुकदमा डिसमिस कर सकती, तो क्या अदालत मुकदमा डिसमिस कर देगी। वेयर आफ्टर द समन हैज बीन इशूड, जब समन इशू कर दिया गया टू द डिफेंडेंट को, आर टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट, या अगर बहुत से डिफेंडेंट हैं तो उनमें से चंद एक को, एंड रिटर्न अनसर्ड, और समन वापस आ गया, उनको ना मिला, दी प्लेंटिफ फेल, और प्लेंटिफ नाकाम हो गया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, जब वो वापस आया था समन, मेड टू द कोर्ट, जो कोर्ट को दिया था, बाय द ऑफिसर ऑर्डिनरी सर्टिफाइंग, उस ऑफिसर के जरिए से जो नीचे सर्टिफाई करता है कोर्ट को रिटर्न मेड बाय द सर्विंग ऑफिसर, उस सर्विंग ऑफिसर के जरिए से, सर्विंग ऑफिसर ने कहा कि हाँ मैंने समन को नहीं पहुंचाया, टू अप्लाई फॉर द इशू ऑफ ए फ्रेश समन, और उसने जो नया समन था उसके लिए अप्लाई ना किया, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट जरूर ऑर्डर जारी करेगी, एट द सूट, ऑर्डर दैट द सूट के जो मुकदमा है बी डिसमिस, उसको डिसमिस कर दिया जाए, एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट की हद तक, अनलेस द प्लेंटिफ हैज विद इन दिस सेड पीरियड सेटिस्फाइड, जब तक के जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर दे, दैट, 3 बातें उसको सेटिस्फाई कोर्ट को करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, ही हैज फेल्ड, कि वो नाकाम हो गया है, आफ्टर यूजिंग हिज बेस्ट इंडेवर, अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद, यानी मैंने कोर्ट को कहेगा जैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी मगर मैं नाकाम हो गया, टू डिस्कवर द रेजिडेंस, कि मैं ना दरियाफ्त कर सका, ना तलाश कर सका उस डिफेंडेंट की रिहायशगाह को, ऑफ द डिफेंडेंट की, हु हैज नॉट बीन सर्व्ड, जिस, और मैंने उसको सम्मन नहीं दिया। दूसरी बात क्या कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, या तो इन 3 बातों में से कोई बात साबित कर देगी, या सच डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग, कि डिफेंडेंट खुद जानबूझ के छुप रहा है, वो लेना ही नहीं चाहता मेरा सम्मन, सच डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस, वो डिफेंडेंट जो है वो खुद ही सम्मन नहीं लेना चाहता, ये तो ये साबित कर दे। ये तीसरा, वेयर देयर इज एनी अदर सफिशिएंट कॉज, जो कोई दूसरी माकूल वजह बता दे, फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम, कि मेरा टाइम एक्सटेंड कर दो, इन विच केस द कोर्ट में एक्सटेंड, अब ऐसे केस में कोर्ट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है मे के साथ, द टाइम को, फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के लिए, फॉर सच पीरियड, इस पीरियड के लिए, एज इट थिंक फिट, जैसा वो मुनासिब समझे। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर 3 महीने का जो पीरियड होता है, उस लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि जो 3 महीने का पीरियड, एक प्लेंटिफ ने पहला सम्मन भेजा, वो अनसर्ड रह गया, 3 महीने के बाद वो नहीं भेज सका, उसने एप्लीकेशन मूव नहीं की, अब उसका जो मुकदमा जो है कोर्ट खारिज कर देगी, तो कौन सी 3 वजूहात बता सकता है अपने मुकदमे को खारिज होने से बचा सकता है। पहली बात क्या कि वो ये कह देगा मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी मगर मैं उसका पता नहीं दरियाफ्त कर सका, या डिफेंडेंट खुद ही सम्मन नहीं लेना चाहता, या कोर्ट को कोई और माकूल वजह बता दे। रूल 5 के सब रूल 2 में, इन सच केस द प्लेंटिफ में, ऐसे हालात में प्लेंटिफ अगर चाहे तो सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, मगर लिमिटेशन के कानून को उसको लागू करते हुए, उसको देखते हुए, ब्रिंग ए फ्रेश सूट, अपना नया मुकदमा भी लेके आ सकता है। तो लॉ एक्ट में पूछ सकता है अगर उसका मुकदमा खारिज कर दिया तो क्या वो नया मुकदमा ला सकता है? आप कहेंगे हाँ। देखो बड़ा कीमती है ये कि अगर 3 महीने के पीरियड को एक्सपायर होने के बावजूद उसका मुकदमा खारिज हो गया तो अपने मुकदमे को रिस्टोर करवा सकता है। कहेंगे हाँ, रिस्टोर भी करवा सकता है, फ्रेश सूट भी लेके आ सकता है, मगर लिमिटेशन एक्ट देखते हुए कि कभी उसका मुकदमा एक्सपायर तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं गुजर गया। रूल 6 प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर। अब यहां पे कहा अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता और डिफेंडेंट नहीं आता तो
वेयर द प्लेंटिफ अपीयर, सिर्फ प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, और डिफेंडेंट नहीं आता व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर ऑन हेयरिंग, जब मुकदमा जो है वो हेयरिंग के लिए रख दिया गया हो, देन तब क्या होगा, व्हेन समन डूली सर्ट, पहली शर्त ये कि समन उसको मिल चुका डिफेंडेंट को, फिर भी वो ना आया तो। इफ इट इज प्रूव्ड, अगर साबित हो जाता है दैट द समन वाज डूली सर्ट, के समन पक्के तरीके से सर्व कर दिया गया है, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगी, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगी एंड पास डिग्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, और डिग्री जो है जारी कर देगी एविडेंस रिकॉर्ड किए हुए। तो देखें, अगर तो डिफेंड ये साबित हो जाता है कि प्लेंटिफ ने जो है वो सम्मन जारी करवा दिया और डिफेंडेंट को मिल भी गया और फिर भी वो ना आया, तो अब कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, ये लफ्ज ना भूलना, आपसे लागत में कहेगा एक्स पार्टी डिग्री जारी करेगी। स्टार्ट में एक्स पार्टी डिग्री नहीं होती, पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद एक्स पार्टी डिग्री होती है। तो क्या कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जारी कर देगी, प्रोसीडिंग के बाद एक्स पार्टी डिग्री जारी करेगी। इसका बी, 6 का बी, व्हेन समन नॉट डूली सर्व, ऊपर क्या कहा गया था कि समन सर्व हो चुका है, नीचे के समन सर्व नहीं हुआ फिर नहीं आता, तो क्या होगा, इफ इट इज नॉट प्रूव, अगर ये साबित नहीं हुआ दैट द समन वाज डूली सर्व, के समन जो है उसको मिल चुका है, द कोर्ट शैल डायरेक्ट, कोर्ट ऑफ शैल के साथ है जरूर, ठीक है, कोर्ट ऊपर था मे के साथ, कोर्ट चाहे तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है, नीचे वाले में शैल डायरेक्ट जरूर हुक्म जारी करेगी, इस सेकंड समन के दूसरा समन जारी कर दो, टू बी इश्यूड उसको इश्यू करो एंड सर्व ऑन द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट तक दूसरा समन पहुंचा दो। तो बी में क्या कहा गया, अगर साबित नहीं होता कि पहला समन पहुंचा है तो क्या होगा, अब कोर्ट कहेगी अच्छा साबित नहीं हुआ ना कि पहला समन पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इस बात को छोड़ो, एक नया समन देती हुई समन उस तक पहुंचा दो, ये करेगी कोर्ट। सी, 6 का सी, व्हेन समन सर्व, जब समन तो मिल गया बट नॉट इन ड्यू टाइम, मगर उसको बर वक्त नहीं मिला, यानी उसको सम्मन, अदालत ने उसको सम्मन जारी किया था 15 दिन पहले कि तुम अपनी तैयारी कर लो, उसको सम्मन मिला, यानी फॉर एग्जांपल उसको अदालत ने कहा था तुमने 1 जनवरी 2001 को तुमने हाजिर होना है, और उसको सम्मन जो है 15 दिन पहले जारी हुआ था, यानी 15 जो है उसके अंदर क्या, दिसंबर के अंदर, यानी उसको सम्मन 1 दिन पहले मिलता, वो 1 दिन के अंदर किस तरीके से कोर्ट के पास जाए, यानी सम्मन उसको लेट पहुंचता है। अब कोर्ट क्या करेगी, दोबारा देखें, सी में क्या कहा गया, व्हेन सम्मन सर्व्ड, सम्मन तो मिल गया बट नॉट इन ड्यू टाइम, मगर ड्यू टाइम में ना मिला, यानी इसमें सी में क्या कहा गया, सम्मन उसको एन वक्त पे मिलता है कि उस वक्त ना तो वो तैयारी कर सकता कि मैं कैसे पहुंचूं, ना उसके पास कोई वकील है, ना कोई उसके पास कोई और मामलात है। अब क्या होगा, इफ इट इज प्रूव, अगर साबित हो जाता है, इफ इट इज प्रूव, अगर साबित हो जाता है दैट द समन वाज सर्व्ड, के समन तो मिल गया ऑन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को, बट नॉट इन सफिशिएंट टाइम, लेकिन उस इतना उसको माकूल वक्त नहीं देता टू इनेबल हिम, कि वो इस काबिल हो जाए टू अपीयर, कि वो हाजिर हो एंड आंसर, और जवाब दे ऑन द डे फिक्स, उस फिक्स दिन को, इन दी समन, जो समन में दिया गया था, दी कोर्ट शैल, अब कोर्ट शैल के साथ मे का लफ्ज डालेगा तो गलत है, तो क्या कोर्ट शैल सही है, कोर्ट शैल पोस्टपोन दी हेयरिंग, कोर्ट जो है वो इल्तवा में डाल देगी, मुअत्तल कर देगी, रोक देगी कि अब आप प्रोसीडिंग आगे ना जारी करें, अभी रुक जाए, ऑफ द सूट, सूट की, टू द फ्यूचर डे, आने वाले कोई दिन की पेशी दे देगी, टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने दी होगी, एंड शैल डायरेक्ट नोटिस, और नोटिस जारी करेगी ऑफ सच डे, उस दिन का, टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट, के ये डिफेंडेंट तक नोटिस पहुंचा दो कि तुम्हें जो सम्मन मिला है, तुम्हें देर से मिला है, अब तुम नई तारीख को आना। इसी की रूल 6 की सब रूल 2 में, वेयर इट इज ओवेन टू द प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, अगर ये प्लेंटिफ के डिफॉल्ट की वजह से हुआ, दैट द सम्मन वाज नॉट डूली सर्व्ड, कि सम्मन उस तक नहीं पहुंचा था, और वाज नॉट सर्व्ड इन सफिशिएंट टाइम, या माकूल वक्त में नहीं गया था, द कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिफ, कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को हुक्म दे सकता, मे के साथ है, क्योंकि कोर्ट शैल के साथ है,
तो कोर्ट जरूर हुक्म जारी करेगा, शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ को हुक्म जारी करेगा टू पे द कॉस्ट ओकेजन बाय द पोस्टपोनमेंट, कि तुम जो ये इल्तवा में मैंने डाला था, मुझे पता चला है कि तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी किसी नाकामी की वजह से, खामी की वजह से डिफेंडेंट तक समन नहीं पहुंचा था, मुझे पता चल गया, अब मैं तुम पे जुर्माना लगाती हूं। तो कोर्ट उस पे जुर्माना जरूर लगाएगी शेल के साथ। 7वां, प्रोसीजर विद डिफेंडेंट अपीयर। प्रोसीजर से डिफेंडेंट आता है ऑन द डे एडजॉर्न्ड, जो पेशी वाला दिन था। अब यहां पे क्या है, कौन आता है, सिर्फ डिफेंडेंट आता है। हियरिंग एंड असाइन गुड काज, यहां पे क्या, प्रोसीजर विद डिफेंडेंट अपीयर, यानी अब क्या है, ऊपर क्या कहा गया, दोबारा इसको देखें। रूल 7 में कहा गया, रूल 7 को दोबारा देखें। रूल 7 में कहा गया प्रोसीजर, अब क्या तरीका हो गया विद डिफेंडेंट अपीयर, के डिफेंडेंट आ जाता है, ऊपर से नहीं आया ना, अब अचानक डिफेंडेंट आ गया। ऑन द डे ऑफ एडजॉर्न्ड हियरिंग, उस दिन को के जो पेशी वाला दिन था। एंड असाइन गुड काज, और मकूल वजह बताता है फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, कि मैं क्यों नहीं पहुंचा था पहले। तो रूल 7 में क्या कहा गया कि डिफेंडेंट अचानक आ जाता है उस डेट को, जिस डेट को पेशी, अगली पेशी पड़ी हुई है, और वो कोर्ट को आकर कहता है कि जैसे मैं पिछली पेशी पे इसलिए नहीं आया था, मैं आपको ये सफिशिएंट काज बताता हूं, तो क्या होगा। वेयर द कोर्ट हैज एडजॉर्न्ड, अगर कोर्ट एडजॉर्न्ड हो जाती है द हियरिंग ऑफ द सूट, सूट के लिए, एक्स पार्टी के लिए, एक तरफा कार्रवाई के लिए, एंड द डिफेंडेंट, और जो डिफेंडेंट है, एट और बिफोर सच हियरिंग, या तो उस पेशी पर उससे पहले अपीयर हाजिर हो जाता है, एंड असाइन गुड काज, और मकूल वजह बताता है फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, के मैं पहले क्यों नहीं आया था। ही मे के साथ है, अपॉन सच टर्म, उन शराइत की बुनियाद पर, एज द कोर्ट डायरेक्ट, जो कोर्ट उसको हुक्म देगी, एज टू कॉस्ट, के तुम कोई जुर्माना दो, और अदरवाइज, ये कोई ना भी दो, यानी कोर्ट जुर्माना लगा भी सकती, नहीं भी लगा सकती। बी हेड इन आंसर, अब उसको सुना जाएगा, टू द सूट, उसके मुकदमे को, एज इफ ही हैड अपीयर्ड, के जैसे वो पहुंच गया था पहली पेशी पर, ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, अपनी पहली पेशी पर। यानी साथ में कहा गया, लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा, पहली पेशी के ऊपर वो नहीं आया था, दूसरी पेशी के ऊपर, ये उससे पहले, लफ्ज देखो पहले वाला कीमती है, वो आपसे लॉ एक्ट में कहेगा, अगर वो पेशी से, दूसरी पेशी से पहले आ जाता है, और वो कोर्ट को, या पेशी वाले दिन आ जाता है, दूसरी पेशी वाले दिन आ जाता है, कोर्ट को गुड काज बता देता, सफिशिएंट काज बताता कि मैं इसलिए नहीं आया था, कोर्ट क्या करेगी, उसकी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को खत्म कर देगी, और मुकदमे को ऐसे सुनेगी जैसे पिछली पेशी पे वो आया था। 8वां, प्रोसीजर में डिफेंडेंट ओनली अपीयर। अब यहां पर है, ऊपर था कि प्लेंटिफ आ रहा था और डिफेंडेंट नहीं आता था, अब 9-8 के अंदर, अब 8 के अंदर क्या नाम है, हालात बदल गए कि डिफेंडेंट आ रहा, प्लेंटिफ नहीं आता, जिसने दावा दायर किया था वो आता ही नहीं, और जो बेचारा दूसरा है वो आता है। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर, जो डिफेंडेंट आता है, एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, प्लेंटिफ नहीं आता, व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर ऑन हियरिंग, जबकि मुकदमा सुनने के लिए, हियरिंग के लिए रख दिया गया हो। द कोर्ट शैल मेक, शैल के साथ है, कोर्ट जरूर ऑर्डर जारी करेगी, एंड ऑर्डर हुक्म जारी करेगी, दैट द सूट बी डिसमिस, के मुकदमे को डिसमिस कर दो, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स। यहां पर बड़ी कीमती बात इस ध्यान में आई है कि जब तक, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट, जब तक कि जो डिफेंडेंट है वो कबूल ना करते दी क्लेम जो उस पर इल्जाम लगाया था डिफेंडेंट ने। देखो पहले इसको समझो, फिर आपको समझ आएगा। 8 में ये कहा गया कि डिफेंडेंट आ जाता है और प्लेंटिफ जिसने दावा किया था वो नहीं आता। अब अदालत क्या करेगी, प्लेंटिफ के मुकदमे को खारिज कर देगी। हाँ, डिफेंडेंट आ जाता है और वो आके कहता है कि प्लेंटिफ ने मुझ पे 4 इल्जाम लगाए हैं ना, इनमें से मैं एक इल्जाम को कबूल करता हूं या 2 को कबूल करता हूं। अब अदालत मुकदमा खारिज नहीं करेगी। देखो बड़ी कीमती बात है, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा प्लेंटिफ नहीं आता तो रूल तो ये है कि प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आया तो मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए। मगर डिफेंडेंट आके उसके क्लेम में से किसी हिस्से को मान लेता है, एडमिट कर लेता है, तो क्या अब भी अदालत उसके मुकदमे को खारिज कर देगी? आप कहेंगे अब नहीं खारिज करेगी। सूट इज कॉल्ड फॉर ऑन हियरिंग
और मुकदमा सुनने के लिए हो, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट एक ऐसा हुक्म जारी करेगी दैट द सूट बी डिसमिस, के मुकदमे को डिसमिस कर दिया जाए, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट, जब तक कि डिफेंडेंट एडमिट ना करे द क्लेम, अपने दावे को, यानी जब तक के डिफेंडेंट उसके जो क्लेम था प्लेंटिफ का उसको एडमिट ना कर ले, आर ए पार्ट देयर ऑफ, या उसके किसी हिस्से को, इन विच केस, ऐसे केस में द कोर्ट शैल पास ए डिक्री, कोर्ट एक ऐसी डिक्री जारी करेगी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के खिलाफ, अपॉन सच एडमिशन, सिर्फ उस हद तक जो उसने कबूल किया था, एंड वेयर पार्ट ओनली, उसके किसी हिस्से तक, ऑफ द क्लेम, जो उसने प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया था, हैज बीन एडमिटेड, जो उसने दूसरे बंदे ने कबूल कर लिया, शैल डिसमिस द सूट, और बाकी हिस्से को डिसमिस कर देगी, सो फार एज द रिलेट टू द रिमाइंडर, जो बाकी बचा। देखें प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया, और डिफेंडेंट ने आकर, लॉ एक्ट में कहेगा प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया, और डिफेंडेंट ने आकर उसकी 4 इल्जामों में से 1 या 2 इल्जाम को कबूल कर लिया। अब अदालत क्या करेगी, अब मुकदमा खारिज नहीं करेगी, अब डिक्री कैसे जारी करेगी अदालत, डिक्री इस तरह जारी करेगी, जो 2 उसने बातें कबूल की ना उसकी हद तक डिक्री जारी कर देगी, जो बाकी उसकी बातें रह गई हैं उसको खारिज कर देगी। भाई तुम आए नहीं, तुम आते तो मैं तुम्हारी 5 की 5 बातें उससे मनवाती, जिसने मुकदमा किया तुम तो नहीं है, हाँ 2 उसने बातें माननी है, उस हद तक मैं तुम्हें रिलीफ दे सकती हूं प्लेंटिफ को। डिफेंडेंट ने सिर्फ 2 बातें मानी, बाकी 3 बातें उसने नहीं मानी, तो भाई 3 बातें जो है उसके हद तक मैं डिक्री तुम्हारी खारिज करती हूँ, 2 बातें उसने माननी उसकी हद तक तुम्हें रिलीफ दिलवाती हूं, ये वाली बात की गई। नो डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट, प्लेंटिफ जो है उस जो डिक्री है वो जो नया मुकदमा है उसको बार कर देगी, यानी डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के खिलाफ डिक्री जारी होगी बाय डिफॉल्ट, कोई उसने डिफॉल्ट किया हो, बार फ्रेश सूट, और नया मुकदमा नहीं आने देगी। यानी इसमें यह बात की गई अगर प्लेंटिफ की किसी डिफॉल्ट की वजह से मुकदमा डिसमिस हुआ तो अब वो नया मुकदमा नहीं ला सकेगा। वेयर इट सूट इज होली, या सूट मुकम्मल तौर पर और पार्शियली डिसमिस, या किसी हद तक डिसमिस हो जाए अंडर रूल 8, रूल 8 की हद तक द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूड, प्लेंटिफ जो है वो निकाल दिया जाएगा फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि इसी वाली बात के ऊपर, इसी वाली वजह के ऊपर वो अब नया मुकदमा नहीं ला सकता, बट ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर, लेकिन वो दरखास्त दे सकता है टू सेट द डिसमिसल ऑर्डर, के जज साहब जो आपने जो मेरा मुकदमा डिसमिस किया उसको वापस ले लें। एंड इफ ही सेटिस्फाई द कोर्ट, और अगर कोर्ट को मुतमिन कर देता है दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉजेज, कि मकबूल वजूहात थी फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, के मैं इसलिए नहीं आया था, व्हेन द सूट वाज कॉल्ड, जब मेरा मुकदमा जो है सूट हेयरिंग के कॉल्ड ऑन हेयरिंग, जब मेरा मुकदमा सुनने के लिए अदालत में लगा था, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट अब जरूर क्या करेगी, एन ऑर्डर हुक्म जारी करेगी, सेटिंग असाइड डिसमिसल, के हुक्म को जो उसने डिसमिस का हुक्म था उसको वापस ले लेगी, अपॉन सच टर्म, उन शराइत पर, एज टू कॉस्ट के जुर्माना भी लगा सकती है और अदरवाइज नहीं भी लगा सकती, एज इट थिंक फिट, जैसा मुनासिब समझे, ही शैल अपॉइंट ए डे, और एक नया दिन अपॉइंट कर देगी फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, उस प्रोसीडिंग की, सूट की प्रोसीडिंग के लिए। तो यानी इसमें नो के रूल 1 में कहा गया कि अगर वो कोर्ट के अंदर आके ये कह दे कि जज साहब मेरी ये मकबूल वजह थी, तो अब आप मेरा मुकदमा जो डिसमिस किया है उसको वापस ले ले, तो कोर्ट ऐसा कर लेगी, हाँ कर लेगी। और अगर उसने यकीन नहीं दिलाया तो फिर कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, कोर्ट उसका मुकदमा डिसमिस कर देगी। सब रूल 2 में नो ऑर्डर शैल बी मेड, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा अंडर दिस रूल, उस रूल के जरिए से, अनलेस जब तक नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी, जब तक कि दूसरी अपोजिट पार्टी तक नोटिस ना पहुंचा दी जाए। बड़ी कीमती बात। लॉ गेट में आपसे कहेगा प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ का मुकदमा खारिज हो गया, प्लेंटिफ अदालत में आता है और अदालत को यकीन दिला देता है कि मैं इस वजह से नहीं आया था, और अदालत उसके मुकदमे को क्या दूसरी पार्टी को नोटिस दिए बगैर बहाल कर सकती है? आप कहेंगे नहीं। दूसरी पार्टी को नोटिस देगी कि मेरे पास प्लेंटिफ पहुंचा है,
उसने मुझे मकबूल वजह बताई है तो इसलिए मैं उसके मुकदमे को बहाल कर रही हूं, तो नोटिस दूसरी पार्टी को भेजना होता है। तीसरा, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5, जो लिमिटेशन एक्ट की जो दफा 5 है, लिमिटेशन एक्ट 1908 वाले की, शैल अप्लाई टू एप्लीकेशन अंडर दिस रूल, सब रूल 1, वो इस पे अप्लाई होगी। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर कि अगर कोर्ट उसके मुकदमे को जो है बहाल करती है तो नहीं उसको नया मुकदमा दाखिल करने देती। देखो सब रूल 1 में क्या कहा गया, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि अगर कोर्ट उसके मुकदमे को नए सूट को कहती कि अब नया सूट दाखिल कर दो, तो क्या नया सूट वो लिमिटेशन एक्ट के ताबे होके करेगा कि हाँ जो नया जो सूट है उस पर लिमिटेशन की एक्सपायरी पीरियड गुजर गई है या नहीं गुजरी, या वैसे ही किसी टाइम भी दायर कर सकता है। दोबारा देखें इसको, क्या लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि अगर कोर्ट उसको इजाजत देती है कि नया सूट जो है आप फ्रेश सूट दाखिल कर दें, तो क्या लिमिटेशन का पीरियड उस पर अप्लाई होगा? आप कहेंगे हाँ। ये नहीं कि वो जिस टाइम भी चाहे उसको मुकदमे को जो है वो नया फ्रेश सूट दाखिल करवा दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि अगर उसको नया सूट दाखिल करने को कोर्ट कहती है, अगर उसकी डेट एक्सपायर हो गई हो फिर नहीं वो करेगा। हाँ, अगर डेट एक्सपायर नहीं हुई, लिमिटेशन पीरियड के दौरान है, तो फिर वो अपना नया सूट फ्रेश सूट उसी कॉज ऑफ एक्शन पे जमा करा सकता है। अब है हमारा रूल 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ। 10 में कहा गया कि अगर बहुत से एक से ज्यादा प्लेंटिफ वगैरह थे, अगर वो नहीं आते तो अब क्या बनेगा। यानी एक मुकदमे में एक से ज्यादा प्लेंटिफ थे, उनमें से चंद आ जाते, चंद नहीं आते, अब कोर्ट क्या करेगी। विद देयर आर मोर प्लेंटिफ, एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, देन वन, एक से ज्यादा, एंड वन आर ऑफ मोर ऑफ देम, और उनमें से चंद एक अपीयर आ जाते हैं, एंड द अदर डू नॉट अपीयर, और दूसरे नहीं आते। द कोर्ट में, अब में के साथ है, कोर्ट चाहे तो एट दिस इंस्टेंस, ऐसे हालात के अंदर, ऐसे वाक्य में, ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स, या तो एक मुद्दई या बहुत से मुद्दा अलैहान अपीयर्स आ जाते हैं, परमिट द सूट, सूट को इजाजत दे देगी टू प्रोसीड, कि कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाए। इन द सेम वे, उसी तरीके से, एज इफ ऑल द प्लेंटिफ हैड अपीयर्ड, कि जैसे कि तमाम प्लेंटिफ आए हुए हों। और मेक सच ऑर्डर, और एक ऐसा हुक्म जारी कर सकती है, और मेक सच ऑर्डर, और एक ऐसा हुक्म जारी कर सकती है, एज इट थिंक फिट, जैसा वो मुनासिब समझे। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि रूल जो इसका रूल 10 है, उसमें ये कि एक से ज्यादा प्लेंटिफ थे, उनमें से चंद आ जाते हैं और चंद नहीं आते, तो कोर्ट क्या करेगी। कोर्ट क्या कहेगी, चलो जो आए हुए हैं ना, कोई मसला नहीं, आप मुकदमे को आगे बढ़ाएं, और क्या नाम है, जो नहीं आए उनको ये तसव्वुर करके बैठ जाएगी कि जैसे वो भी आ गए हों। तो ये बड़ा कीमती लफ्ज है कि दूसरे वाले जो नहीं आए उनके मुतालिक कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी। आप कहेंगे कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो भी आ गए हैं, बेशक वो नहीं आए, मगर कोर्ट तसव्वुर कर लेगी कि कोई बात नहीं, बाकी तो आए हुए हैं ना, मुकदमे को आगे ही बढ़ाना, उनके आने न आने से क्या मसला है, बाकी तो आए हुए हैं, एक से ज्यादा प्लेंटिफ थे, बाकी आगे, चलो वो दो नहीं आए, मैं तसव्वुर कर लेती हूं वो भी आगे, मुकदमे की कार्रवाई तो आगे बढ़ाएं, देखेंगे होता क्या है। 11, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट। अब इसका उल्टा, ऊपर प्लेंटिफ नहीं आए थे, 11 में क्या कहा, एक से ज्यादा डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट में से चंद आते हैं और चंद नहीं आते, तो विद देयर आर मोर डिफेंडेंट देन वन, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एंड वन आर मोर ऑफ देम अपीयर, और उनमें से एक या चंद आ जाते हैं, एंड द अदर डू नॉट अपीयर, दूसरे नहीं आते, द सूट शैल प्रोसीड, मुकदमा क्या होगा, प्रोसीड होगा, एंड द कोर्ट शैल, और कोर्ट जरूर, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, और जब कोर्ट, एंड द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, और कोर्ट किस वक्त, जब फैसला सुनाने के वक्त पर, मेक सच ऑर्डर, ऐसा हुक्म जारी करेगी, एज इट थिंक फिट, जो उसको मुनासिब लगे, विद रिस्पेक्ट टू डिफेंडेंट, उन डिफेंडेंट के मामले के अंदर, हु डू नॉट अपीयर, जो नहीं आए थे। बड़ा कीमती, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट थे
उनमें से चंद आते हैं, चंद नहीं आते, कोर्ट मुकदमा खारिज कर देगी? आप कहेंगे नहीं, कोर्ट मुकदमा आगे बढ़ा देगी। फैसला सुनाते वक्त अब कोर्ट की मर्जी है कि जो वो बंदे नहीं आए थे उनके मुतालिक क्या फैसला सुनाती, जो उसको फिट लगेगा वो सुना देगी। 13वां बड़ा कीमती है कि इसको 9-13 कहते हैं प्रैक्टिस में। 9-13 की दरखास्त, ठीक है जी, कि मेरा मुकदमा सेटिसाइड कर दो, यानी जो उसका मुकदमा हुआ था, खारिज कर दिया गया था, उसको सेटिसाइड कर, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को, यानी एक तरफा कार्रवाई को खत्म करवाना। ठीक है, ये बड़ा कीमती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ गेट के हिसाब से भी, कि जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई थी उसको किस तरीके से खारिज करवाया जाता है 9-13 के लिहाज से। 9 ऑर्डर, उसका रूल 13। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई हुई है उसको किस तरीके से हम खत्म करवा सकते हैं। रूल 1 में, इसके सब रूल 1 में कहा गया इन एनी केस, किसी भी केस में, यहां पे लफ्ज एनी बड़ा कीमती है। लॉ गेट में कहेगा इन सर्टेन केस, गलत, इन एनी केस, किसी भी केस में। इन विच डिक्री इज पास एक्स पार्टी, अगर एक्स पार्टी बुनियाद पर एक तरफा कार्रवाई की बुनियाद पर डिक्री जारी हुई अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के खिलाफ, ही में अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, बाय विच द डिक्री वाज पास, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, फॉर एन ऑर्डर, कि जो आपने हुक्म जारी किया है, टू सेट इट असाइड, उस हुक्म को, एक तरफा कार्रवाई वाले हुक्म को आप खत्म कर दें। एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट, और अगर कोर्ट को मुतमिन कर दे दैट द समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि मुझ तक तो समन ही नहीं पहुंचे थे, और दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज, जो कोई बहुत माकूल वजूहात थी, फॉर फ्रॉम अपीयरिंग, के मैं इसकी वजह से नहीं आया था, व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, कि जब सूट मुकदमा सुनने के लिए अदालत में लगा हुआ था। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट जरूर, शैल के साथ जरूर एक ऐसा ऑर्डर जारी करेगी, सेटिंग असाइड द डिक्री, उस डिक्री को खत्म कर देगी, एज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, अपॉन सच टर्म, उन शरायत की बुनियाद पर, एज टू कॉस्ट, कि उस पर जुर्माना भी लगा दे, कि उस पर जुर्माना भी लगा दे, पेमेंट इनटू कोर्ट, कि वो कोर्ट में पेमेंट जमा कराए, और अदरवाइज एज इट थिंक फिट, या वो उस पर जुर्माना ना भी लगाए। एंड शेल अपॉइंट डे, और जरूर एक ऐसा दिन जो है मुकर्रर कर देगी, फॉर प्रोसीडिंग वाज द सूट, के मुकदमा दोबारा प्रोसीड किया जाए। लॉ गेट में आपसे पूछेगा, बड़ा कीमती है ये, कि अगर एक तरफा डिक्री जारी हुई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के जरिए से एक्स पार्टी डिक्री जारी हो गई, और अब उस बंदे ने आकर, डिफेंडेंट ने कोर्ट को कह दिया कि मेरे पास समन नहीं पहुंचा था, या मेरे पास ये माकूल वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं जख्मी हो गया था, कोई फोतगी हो गई थी, कोई ऐसा सफिशिएंट काज बता दिया और कोर्ट को यकीन आ गया, तो अब कोर्ट शेल के साथ जरूर कोर्ट बाउंड हो गई कि उसकी जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, एक तरफा डिक्री है, उसको कैंसिल कर देगी कि कोई बात नहीं, चलो अब हम आपकी जो है दोबारा आपको मौका देते हैं, आप दोबारा केस को जो है आगे बढ़ाएं। इसमें प्रोविजन आ गई, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच ए नेचर, अगर ऐसी डिक्री जारी की गई थी, दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, कि उसमें काफी सारे डिफेंडेंट थे या कोई और मसला था, और अगर डिक्री कोर्ट जो है, अगर एक, अब इसमें तो गौर से देखें, प्रोविजन आ गई, इस प्रोविजन में यह कहा गया कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एक डिफेंडेंट नहीं आया या दो नहीं आए, उन दो के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो गई और उन्होंने कोर्ट को बहाल कर दिया, लॉ गेट में पूछ सकता है, और उन्होंने कोर्ट को यह कह दिया कि कोर्ट साहब, जज साहब, हमारी ये मजबूरी थी, और कोर्ट ने उसकी बात पे यकीन कर लिया। अब उसकी जो डिक्री है, जिस यकीन करने के बाद अब कोर्ट उस डिक्री को सेट असाइड कर रही है, एक तरफा कार्रवाई को खत्म कर रही है, मगर डिक्री ऐसी है कि एक तरफा कार्रवाई के जरिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर खत्म करती है तो सब डिफेंडेंट के खिलाफ खत्म होती है, अगर खत्म होती है तो सब डिफेंडेंट के खिलाफ खत्म होती है। इस तरह नहीं हो सकती कि इन दो के बारे के अंदर कुछ और डिक्री हो, उसके कुछ और हो, तो अब कोर्ट क्या करेगी? अब कोर्ट क्या करेगी कि उन सब के खिलाफ जो डिक्री थी, जो उसने जारी की थी, वो जड़ से ही खत्म कर देगी। चलो अभी नई डिक्री तरीके से चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट
इसमें कहा गया वेयर द डिक्री इज ऑफ सच ए नेचर, अगर डिक्री ऐसी है दैट इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, एज अगेंस्ट सच डिफेंडेड ओनली, सिर्फ उस एक डिफेंडेड के हक के अंदर, इट मे बी सेटिस्फाइड, अब ये डिक्री उड़ा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, एज अगेंस्ट ऑल, उन तमाम के खिलाफ, और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेड, ये उनमें से कई चंद डिफेंडेड के खिलाफ। अगली प्रोविजन में प्रोवाइडेड फर्दर, ये बात कहेगी मजीद, दैट नो डिक्री पास्ड एक्स पार्टी डिक्री पास नहीं होती, शैल बी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं की जा सकती, मेरली महज ऑन द ग्राउंड, इन बातों पर, ऑफ एनी इरेगुलरिटी इन सर्विस ऑफ समन, के समन पहुंचने का तरीका सही नहीं था। यानी इसमें कहा गया कि कोर्ट माकूल वजह की बुनियाद पर एक तरफा डिक्री जो उसने जारी की होती है उसको खत्म करती है। ऐसे नहीं कि बंदा ये कि जज साहब समन तो जारी किया था आपने, मगर उसका तरीका मुझे पसंद नहीं आया, या वो तरीका उसका सही नहीं था, या उसके प्रोसीजर सही नहीं था, इस तरह की बातों पे नहीं करेगी। सफिशिएंट काज होगा तो करेगी, तो इरेगुलरिटी की बुनियाद पर नहीं करेगी। तो लॉ में आपसे पूछेगा कि अगर इरेगुलरिटी हो समन के अंदर, तो फिर भी एक्स पार्टी जो डिक्री है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग खारिज की जा सकती है, कोई नहीं। मेरली जो इरेगुलरिटी है, महज इरेगुलरिटी है, उसकी बुनियाद पर नहीं। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, मगर रीजन रिकॉर्ड करेगी दैट द डिफेंडेंट हैड नॉलेज, और क्या कहेगी कि डिफेंडेंट को पता था, ऑफ द डेट, उस डेट का, ऑफ हियरिंग, कि इस डेट को पेशी है, इन सफिशिएंट टाइम, और उसके पास सफिशिएंट टाइम था टू अपियर, कि वो हाजिर होता ऑन द डेट, उस डेट को, एंड आंसर द क्लेम, और अपने दावे का जवाब देता। लॉ में आपसे पूछेगा कि कोर्ट महज इस बुनियाद के ऊपर, देखो लॉ में आपसे पूछेगा कोर्ट महज इस बुनियाद पर कि सम्मन तो पहुंचा था मगर रेगुलर तरीके से नहीं पहुंचा था, इस बुनियाद के ऊपर एक्स पार्टी डिक्री को खारिज कर देगी? आप कहेंगे नहीं खारिज करेगी, बल्कि क्या करेगी, उस डिक्री को बहाल ही रखेगी, मगर एक नीचे अपना ऑर्डर लिखेगी कि मुझे पता चला है कि ये इस बंदे को इल्म था कि सम्मन जारी हुआ है, या इसको खबर थी मेरी इस दिन को पेशी है, तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं कर रही, क्यों कि ये बंदा झूठ बोलता है। ये सिर्फ छोटा सा बहाना करना कि सम्मन का तरीका सही नहीं था, इरेगुलरिटी थी, इसकी बुनियाद के ऊपर मैं इसकी एक्स पार्टी जो मैंने डिक्री जारी की है मैं उसको खारिज नहीं करती। इसका सब रूल 2, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 की जो प्रोविजन है ऑफ लिमिटेशन एक्ट की 1908 शैल अप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1, वो भी इस पे अप्लाई होगी। वही वाली बात कि अगर ये एप्लीकेशन जो होगी क्या इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट की दफा 5 अप्लाई होगी? हाँ। अगर तो मुकदमा एक्सपायर हो गया फिर तो वो नहीं करवा सकता, अगर एक्सपायर ना हुआ फिर दाखिल करवा सकता है। ऑर्डर 9 का रूल, आखिरी 14वां रूल, नो डिक्री टू बी सेट असाइड, कोई डिक्री सेट असाइड नहीं की जाएगी विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस जारी न कर दिया जाए। नो डिक्री शैल बी सेट असाइड, कोई डिक्री एक तरफा डिक्री नहीं बरतरफ नहीं की जाएगी ऑन एनी सच एप्लीकेशन, किसी भी दरखास्त पर, एज एफोरसेड जो ऊपर बयान की गई, अनलेस जब तक नोटिस देयर ऑफ हैज बीन सर्व्ड, जब तक नोटिस ना दे दिया जाए ऑन दी अपोजिट पार्टी, दूसरी पार्टी को। 14वें रूल में आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि कोर्ट, 14वें रूल के अंदर आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि कोर्ट ने एक बंदे की बात पर यकीन कर लिया कि वाकई इसके पास माकूल वजह थी इसलिए ये नहीं आया, और मैं इसकी एक तरफा जो मैंने इसके खिलाफ डिक्री जारी की मैं उसको वापस लेती हूं। क्या वापस लेते वक्त वो अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी? आप कहेंगे जरूर देगी। जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं देगी कि मुझे यकीन आ गया है ये बंदा सही कह रहा है तो मैं इसकी डिक्री खारिज कर दूं, पहले दूसरी पार्टी को नोटिस देगी फिर खारिज करेगी। यहां तक का था। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।